आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, कांग्रेस से शिवराम जी, बीजेपी से संजीव उपाध्याय, हमारे सेफोलॉजिस्ट और हमारे सहयोगी विनोद जोशी जी यहाँ स्टूडियो में, और डॉक्टर एच.के. सिंह, राजनीतिक विश्लेषक। ब्रेक पर जाने से पहले गर्मा गर्म बहस हो रही थी और शिवराम जी ने एक आरोप लगाया नरेंद्र मोदी पर डिक्टेटरशिप का। नहीं, ये उसमें जो मोदी के राष्ट्र भक्ति पर जो मुझे लगता है सवाल यहाँ पर शिवराम जी ने उठाया, मैं कार्यक्रम के द्वारा चैनल की भूमिका ये बताता हूँ कि ऐसे किसी को भी हम किसी के ऊपर भी, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि सोनिया गांधी विदेशी है तो उनको राष्ट्रभक्त तो है या नहीं। ये बहस का वो केंद्र नहीं है, ना यहाँ से किसी को ऐसा सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ना ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। राष्ट्र के लिए कोई घातक निर्णय कोई करता है तो उस पर बहस जरूर कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमने ब्रेक इसीलिए लिया था कि अनवांटेड दिशा में हमारा विषय जा रहा था। लेकिन शिवराम जी ने बड़े एक इंटरेस्टिंग जो बात कही कि डिक्टेटरशिप जो मोदी की है, बीजेपी वाले भले उससे सहमत हो ना हो, लेकिन उस डिक्टेटरशिप का भी मोदी को फायदा हो रहा है। विनोद जी इस विषय पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन जो मैं 2000 किलोमीटर गुजरात में घुमा हूं, एक इंटरेस्टिंग बात है, आप भी जरूर इसको समझ में लीजिए कि आपको देश में या दुनिया में शायद ये कहीं मिलेगी नहीं। देश में फिलहाल इतना खराब जो माहौल है, जिसमें लोगों को लगता है कि एक लोकतंत्र फेल हुआ है और जो चाहे आगे आता है, प्रधानमंत्री निर्णय करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी उसमें आड़ा देती है, समाजवादी पार्टी कोई निर्णय करना चाहती है, बीएसपी उसमें विरोध कर देती है, एनसीपी कुछ टांग खींचती है, या कई राज्यों में भी ये उदाहरण आता है। एक आदमी कोई मजबूत ना होने का नुकसान देश जब झेल रहा है, तब मोदी को इसका फायदा मिलता है। लोग कहते हैं कि अरे उधर मनमोहन सिंह की कोई सुनता नहीं है, फलाने राज्य में महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान की कोई सुनता नहीं है, वो बगल में ऐसा होता है। यहां तो मोदी कहता है और सब होता है, तो मोदी के डिक्टेटरशिप का फायदा होता है। दूसरी बात, जो आम आदमी है वो कब खुश होता है? जब कोई भी आप फिल्म देखिए, किसी भी भाषा की फिल्म देखिए, अगर पुलिस को मार पड़ती है, अगर अधिकारी को मार पड़ती है और भ्रष्ट नेता को मार पड़ती है तो तालियां बजती है। मोदी के राज्य में क्या होता है, वहां पर भ्रष्ट अधिकारी को डांटा जाता है, एक्शन ली जाती है। वहां पर भ्रष्ट अगर खुद के पार्टी का है तो भी उसके ऊपर डंडा चलाया जाता है। तो उसके डिक्टेटरशिप पे तो लोग तालियां बजाते हैं। तो इस फैक्टर का तो गुजरात में मोदी को फायदा होता है। विनोद जी। बिल्कुल सही है कि मैं एक बार इलेक्शन की एक बुक लेने गया था, तो कर्नाटक में गया, महाराष्ट्र में गया और गुजरात में गया और राजस्थान में गया। उसका मैं बात बताता हूं कि हर जगह पे मुझे कुछ रिश्वत लेनी पड़ी। जो 149 रुपए की बुक रहती है, कहीं 200 रुपए देने पड़े, कहीं 300, कहीं ये। लेकिन गुजरात में मैं जब गया तो वहां पर उसने मुझे बिठाया, चाय पिलाया, कोई घाटिया फाटिया बेसन घाटिया कुछ रहता है वो खा रहे थे तो मुझे खिलाया। और फिर मैंने सोचा कि यार 200-300 रुपया ले रहे हैं दूसरी जगह, तो मैंने 100 की नोट निकाल के उनको देना चाहा कि आप चाय पानी करना, आपका नाश्ता हमने किया है। तो उन्होंने वापस दे दिया। बोला अरे नहीं। तो इस प्रकार का जो आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है या मामूली जगह पे ऐसे भ्रष्टाचार डिक्टेटरशिप का, हाँ नहीं, डिक्टेटरशिप पे हम जो बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार के विषय में शिवराम जी नहीं सहमत होंगे, लेकिन डिक्टेटरशिप का मोदी को फायदा हुआ। दूसरा, आप अगर अधिकारियों की बात करेंगे तो वहां ऐसा कहा जाता है कि अधिकारी पहले 11 बजे ऑफिस में आते थे, 4 बजे वाइफ को फोन करके बोल देते थे कि हम गाड़ी भेज रहा हूं, रेडी रहो, अपन शॉपिंग को जाएंगे। हाँ। आज 8 बजे तक उनको बैठना पड़ता है। उनको ऑनलाइन सारी सिस्टम दी गई है। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं कि जब हम सर्वे कर रहे थे तो कुछ टीचरों को हमने सुबह में निकल रहे थे तो 7 बजे के पहले 6:45 बजे हमने बिठाया, उनको आगे जाना था। तो हमने सोचा कि बिठाओ और उनके से व्यू ले लो कुछ कि कर्मचारी क्या कर रहे हैं, उनको क्या संतुष्ट है। तो ऐसा टाइम हो गया थोड़ा, हम और रुक गए 1-2 जनों को पूछने के लिए। तो उन्होंने बोला कि जोशी जी जल्दी से हमको आगे, स्कूल हमारी है और हमारा टाइम हो रहा है, 7 बजने में 2 मिनट कम है, आप जल्दी करो, हमको पहुंचना है। यदि हम 1 मिनट भी लेट हो गए तो हमारी नौकरी जाएगी। इस प्रकार की उनको डर भी है। तो ये जो मेन चीजें हैं जो प्रशासनिक, वो बहुत ही बिल्कुल इसका भी फैक्टर। दूसरा, एस.के. सिंह जी ने जो कहा कि पीएम वाला जो फैक्टर है, उस पर मैंने कुछ बातें वहां पर जो अनुभव की, क्योंकि खुद वहां पर फील्ड में गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि पिछले 3-4 सालों में लगातार मोदी का नाम पीएम के लिए कांग्रेस की तरफ से भी उछाला जा रहा है कि कांग्रेस भी कहती कि नहीं, मोदी को तो बीजेपी वाले ही दिल्ली के आने नहीं देंगे।
इससे ये सहमति तो मिल ही जाती है ना कि मोदी कैपेबल है, लेकिन उनको बीजेपी की इंटरनल गुटबाजी के कारण नहीं आने दिया जाता, एक ये सैंक्शन मिला। दूसरे, लगातार सारे टीवी चैनलों ने या लगातार कई बड़ी बड़ी मैगजीन्स ने देश के जो सर्वे किए, प्रोजेक्ट किया, वोटिंग किया, उसमें मोदी तो बहुत नंबर पर आगे हैं, इसका एक फायदा हुआ। तीसरा, अगर सक्सेस मॉडल कोई मुख्यमंत्री अपने स्टेट में देता है तो नेचुरली उसका देश के प्रधानमंत्री के लिए तब प्रोजेक्शन तो जरूर आएगा ना, जब बीजेपी के पास दूसरा कैंडिडेट ही नहीं है। तो ये तो होना ही था। तो इस पीएम बनने वाले फैक्टर पर इतना इफेक्ट हुआ कि वहां का कांग्रेसी भी पर्सनली ये कहता था कि अरे गुजरात का अगर बनता है, क्योंकि देखिए प्रादेशिक स्पिरिट गुजरात में बहुत ज्यादा है। मराठी स्पिरिट तो दिखा देता है राज ठाकरे जैसा आदमी, वहां है नहीं, लेकिन गुजरात में दिखाते नहीं, लेकिन प्रादेशिक स्पिरिट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वाघेला ने तो कैमरे के सामने बोल दिया था कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो हम तो खुशी तो होंगे ना, हमारा आदमी है। तो ये तो उन्होंने कैमरे के सामने बोला, ये प्रादेशिक स्पिरिट जो है। और दूसरा, मोरारजी देसाई के से लेकर अब तक उनके ऊपर जो अन्याय हुआ ऐसा कहा जाता है, यह भी परिणाम हुआ। और प्रधानमंत्री के विषय में वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर मोदी के पक्ष में माहौल बना है। दूसरा, बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज का नाम आगे आया था, लेकिन जैसे ही सुषमा स्वराज ने खुद जाके बोल दिया पहले ही कैंपेन में, पहले ही दिन में, तो फिर जो एक प्रॉब्लम लग रही थी कि एक आड़काठी लग रही थी, वो भी चली गई। दूसरा, कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती हुई, शिवराम जी जिससे जरूर सहमत होंगे। 4-5 महीने पहले ही राहुल गुजरात में कैंपेन को लीड नहीं करेंगे, ये कांग्रेस ने बोलने की जरूरत ही क्या थी? नहीं, देखिए, वो तो कांग्रेस की हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। हाँ। और वहां पर बड़े संगठन में बड़े अनुशासन से ड्यूटी या कोई काम सौंपा जाता है। तो मैं समझता हूं कि पहली बात तो ये हमारे सामने आई नहीं, और आप तक ये बात पहुंची है। नहीं, सारे मीडिया में आई ये बात, सारे मीडिया में 1.5-2 दिन मीडिया में चर्चा का विषय रहा कि राहुल वर्सेस मोदी नहीं होना देना चाहती कांग्रेस, क्योंकि ऐसा होता है तो फिर मोदी को बहुत ज्यादा सीटें मिलती। लेकिन शिवराम जी बोल रहे बहुत बड़ी पार्टी है, नहीं, वो ठीक है, वो तो है, वो इतनी पुरानी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम कांग्रेस की एज को घटा तो सकते हैं, एक नियम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस में सारा, अब देश कांग्रेस चला रही है। सारी बात आप लोग विशेषज्ञ लोग कह रहे हैं कि मोदी साहब ने ये कर दिया, मोदी साहब ने वो कर दिया। मोदी साहब को बने हुए वहां 11 वर्ष मुख्यमंत्री के हुए हैं। गुजरात में क्या कांग्रेस का विकास के लिए कोई योगदान नहीं रहा? हमने ये कभी नहीं कहा शिवराम जी, हम 60 साल का विश्लेषण करने नहीं बैठे हैं, हम 2012 के चुनाव का विश्लेषण करने बैठे, इसलिए हम 60 साल में पीछे जा ही नहीं रहे। वहां पर सोलंकी जी ने क्या कहा, किसने क्या किया, हम उसमें नहीं जा रहे। मैं तो उल्टा कहता हूं कि केशु भाई फेल हो गए इसलिए तो मोदी को लाया है, तो बीजेपी की तो फेलियरिटी है वहां पर, हम कहा नहीं कह रहे, लेकिन हम विश्लेषण करने बैठे 2012 का। हम जिस पीएम के मुद्दे पे जा रहे थे, उस मुद्दे में मैं कुछ चीजें और भी जोड़ना चाहूंगा। जैसे मोदी की क्रिएटिविटी देखिए, उन्होंने क्या किया, कुछ साल पहले उन्होंने एक समयदान नाम की योजना लाई कि आप अपने राज्य के लिए टाइम दीजिए, दिन के कुछ घंटे, हफ्ते के कुछ दिन, महीने के कुछ हफ्ते, साल के कुछ महीने। और विशेष बात है कि करोड़ों रुपए के पैकेज लेने वाले IIM के कैंडिडेट जो कि विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, सरकार के 15,000 रुपए के अनुदान के ऊपर कुछ महीने, साल के लिए विदेश से आके गांधीनगर में बैठ गए, और उन्होंने इतनी इनोवेटिव आइडिया दी, ये मोदी के अकेले की दिमाग की आइडिया हो ही नहीं सकती। ये उस टीम का यश है, मुझे लगता है कि जो मोदी ने, लेकिन मोदी की क्रिएटिविटी ये थी उसके पीछे कि हर हाथ को काम और हर काम को हाथ। मुझे लगता है कि कांग्रेस के हाथ से ज्यादा लॉजिक इसमें फिट बैठा और इसलिए उनको ये गेन हुआ है। एक चौहान साहब, एक खास बात करना चाहता हूं कि जैसे आपने प्रधानमंत्री का बोला, तो सभी राज्यों में हम देख रहे हैं कि केंद्र को किस प्रकार से वो ब्लैकमेल करते रहते हैं। कभी ममता, कभी नीतीश कुमार, कभी यूपी का, कभी इधर का मुख्यमंत्री करते रहते हैं हमेशा। तो अब एक गुजरात को ऐसा चांस मिला है कि हो सकता है उनका प्रधानमंत्री हो, तो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करवाई जाए। जनता इस प्रकार से सोच रही थी कि हमारा प्रधानमंत्री भी हो, क्योंकि गुजरात का प्रधानमंत्री हो तो हमारा फायदा हो सकता है, क्योंकि गुजरात से सबसे ज्यादा केंद्र में पैसा भी तो जाता है, लेकिन उतना रिटर्न नहीं आता है। इस प्रकार की उनकी एक सोच थी, एक बहुत बड़े। चलिए, उसका परिणाम तो लोकसभा में देखा जाएगा कि क्या होता है। विनोद साहब, हाँ, मैं आपका सम्मान करता हूं चैनल के माध्यम से। आप मोदी साहब की बात कर रहे थे,
आप वो भी तो बात करिए। विनोद जी मोदी के समर्थक नहीं, मैं आपके जानकारी के लिए बता, ये मुलायम सिंह का समर्थन कर रहे थे जब यूपी में। इनका तो काम आंकड़ों का समर्थन करना है, ये आंकड़ों का समर्थन करते हैं, ये पार्टी का समर्थन नहीं करते। लेकिन आप लोग इस देश की जनता को, हिमाचल में कांग्रेस के आपके चांस ज्यादा आप लोग इस देश की जनता को इस चैनल के माध्यम से ये भी बताइए कि भारत की सरकार गांव में कितनी योजना पहुंचा रही है। क्या मोदी साहब के राज राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी के पिताजी ने कहा था कि 15 पैसे मनरेगा की है, राहुल गांधी कहते हैं 5 पैसे पहुंचते हैं। राजीव गांधी ने कहा था कि 10 ही पैसा पहुंचता है, हम यहाँ से केंद्र से 100 रुपया भेजते हैं। सारी योजना केंद्र सरकार देती है, क्या उस पर मोदी साहब का या उनके शासक या उनके मंत्री इम्प्लीमेंटेशन करते हैं? ये बात भी आप बताइए। चलिए विषय थोड़ा सा बदलते हैं, बहुत देर से जो है हमारे दर्शक जो है एक ही विषय सुन रहे हैं। शिवराम जी, एक बात है जो इसका उत्तर मैं आपसे जानना चाहूंगा। शराब बैन है गुजरात में और महिलाएं इस बात को बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि किसी भी घर में डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर होता है अल्कोहल, शराब। और ये गुजरात में बैन है, इसका क्रेडिट जो है वो मोदी को जाता है, ऐसा माना जाता है, सभी लोग मानते हैं। और इसकी वजह से महिलाएं जो है वो बहुत बड़ी समर्थक मानी जा रही हैं मोदी की। पिछले चुनाव में उन्होंने वोट किया था, इस बार भी ऐसा ही समझा जा रहा है, भारी संख्या में निकली हैं। आपको नहीं लगता कि ये भी एक फैक्टर है जिसको कांग्रेस समझ नहीं पाई? नहीं, कहीं ना कहीं तो कोई अच्छाई है। नहीं, कांग्रेस समझ पाई। मैं इस बात को दुरुस्त कर रहा हूं, कांग्रेस समझ पाई। आप अगर कांग्रेस की एड देखिए तो कांग्रेस की 95% एड लेडीज ओरिएंटेड थी, महिलाओं की। मतलब उनका फोकस महिला पे था, लेकिन कांग्रेस इसको लेट कर गई। कांग्रेस समझ पाई लेकिन कांग्रेस इसको लेट कर। नहीं, सिर्फ यहाँ पर एक फैक्टर और भी है कि सिर्फ कैंपेन करने में अगर आप तस्वीरों में महिलाओं को दिखाते हैं और ग्राउंड पे कुछ करते हैं, उसके ज्यादा कर नहीं सकते थे क्योंकि वो हाथ से निकल गई थी बात, इसलिए वो उससे ज्यादा कर नहीं सकते थे। मैं विनोद जी से जानना चाहूंगा, विनोद जी महिला परसेंटेज में आप क्या आंकड़े बताएं? महिलाओं का प्रतिशत यहाँ वोटिंग में बहुत ज्यादा निकली और ज्यादा से ज्यादा उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया। खासकर आप एक बात और यहां पे नहीं बोल रहे हैं कोई, कि 1-2 महीने पहले, इलेक्शन के पहले, मोदी ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए विवेकानंद युवा यात्रा पूरे गुजरात में बहुत जबरदस्त प्रतिसाद मिला था। वो भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि युवा उससे क्रियाशील हुए और उन्होंने इस प्रकार वोट डालने की प्रक्रिया कुछ ज्यादा ही की। बिल्कुल। ये दोनों चीजें, जो 3D वाला फैक्टर है, ये 3D वाला प्रचार, मैं चैनल से एक चीज आपको बताना चाहूंगा देशवासियों को। इसका जनक सुदर्शन टीवी है और 2004 के चुनाव में 3D नहीं लेकिन 2D वीडियो, इस प्रकार का प्रचार हमने कांग्रेस को भी दिया था, शिवसेना को भी दिया था और बीजेपी को दिया था। जो टेक्नोलॉजी आज भारत में सबसे ज्यादा चर्चा में है, मैं सुरेश चौहान के सुदर्शन टीवी के माध्यम से, ये भारत में टेक्नोलॉजी लाने वाला हम हैं, सुदर्शन टीवी है। तो काफी लोग 3D के बारे में बात कर रहे हैं। 3D का मैं आपको बताता हूं, उसमें खर्चा तो बहुत हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक्चुअली वो जो चाहते हो बोलते नहीं है। ये तो उनकी नेता की विशेषता होती है जो इंदिरा गांधी में हुआ करती थी। नरेंद्र मोदी ने 3D या फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग साइट या गूगल प्लस में जो कुछ चीजें की है, वो हैंगआउट जो उन्होंने क्यों किया, उनको पता है कि इससे ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों तक जाने वाले हैं, कुछ परसेंट ही, लेकिन दुनिया के या देश के बहुत बड़े वर्ग को यह चीज अपील करती है। गुजराती युवा जो कि एक जन्मता ही, ये कहा जाता है कि गुजराती बच्चा जन्म लेता है ना तब से वो बिजनेसमैन होता है, तो उसका जो दिमाग है वो आधुनिकता की तरफ होता है और इसलिए ट्रेडिशनल संस्कृति के साथ ही वो लोग आधुनिक होते हैं। उनको ये 3D वाली बात, उनको ये सोशल नेटवर्किंग वाली बात, उनको ये गूगल हैंगआउट वाली बात ये अपील करती है और उनको लगता है कि भले ही मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं लेकिन ये नेता मेरे सोच का है। और ये फायदा मोदी को सोशल नेटवर्किंग साइट, 3D, ये युवाओं को जोड़ने में बड़े पैमाने पर हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं। युवा हमारे कांग्रेस की तरफ भी बहुत है। गुजरात में बहुत सारी हमारी कांग्रेस की मेंबर्स